अपने लिए रख लो, 6 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, 7 सो लो, 8 सो लो, पर 8 के बाद मत सोना। 8 के बाद सोना तो यहाँ वो टैटू बनवा लेना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब देखते रहोगे तो याद आता रहेगा। जय हिंद फ्रेंड्स। यही सबसे बड़ा टारगेट ये है हमारा, 365 दिन 8 घंटा। हम कंसिस्टेंसी देंगे आपको, हम पढ़ाएंगे आपको 8 घंटा बिठाकर, लेक्चर भी करेंगे, उसका उसी दिन होमवर्क भी कराएंगे, उसी दिन न्यूज़पेपर उसी दिन खत्म कराएंगे। 3 बातें हो गई। चौथी बात, बहुत लोग परेशान हैं, शेड्यूल कैसे बनाएं। शेड्यूल का एक नियम है, इस नियम को बोलते हैं 10 आवर्स रूल, 10 घंटे का नियम। 24 में से 14 घंटे निकाल दो, तुम अपने लिए रख लो। 6 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, 7 सो लो, 8 सो लो, पर 8 के बाद मत सोना। 8 के बाद सोना तो यहां वो टैटू बनवा लेना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और जब देखते रहोगे तो याद आता रहेगा। 8 के बाद मत सोना अगर तुम बीमार नहीं हो तो। बीमार हो तब तो सो, क्योंकि सोने से बीमारी में हीलिंग होती है। जब बीमार रहो तब सो, जितना सोओगे उतना हीलिंग होगी, शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन अगर बीमार नहीं हो तो 6 घंटे सो लो, या मैक्सिमम 8 सो लो। 8 भी सो गए तो 14 घंटे में से 6 तुम्हारे पास बचेगा, 8 से 14। 2 घंटा तुम्हारा अपना दिनचर्या जीवन की, वॉशरूम चले गए, नहा लिए, ब्रश कर लिए, योग ध्यान आसन कर लिए, 4 घंटे तुम्हारे पास बचे हैं, वो तुम एक्स्ट्रा रख लो अपने पास। मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं, मतलब मेरे साथ 10-10, 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक ड्राइवर, उसको बहुत तोड़ने की लोगों ने कोशिश की, तोड़ नहीं पाए। और मेरा कुक तो बहुत रंगबाज टाइप का आदमी है, गमछा उमछा डाल के पान वान खा के, अपने आप को सांसद से कम समझता ही नहीं। ड्राइवर तो तब भी ठीक है, कभी कभार रेड लाइट को उड़ा देगा, लड़ा देगा गाड़ी ले आके, हम ही को उतर के हाथ जोड़ना पड़ता है कि भैया गलती हो गई। उससे पूछते काहे करते हो ये सब, कहता आप बैठे रहते हैं, एक अजीब सब उबाल रहता है शरीर में। कहता आप ना बैठे गाड़ी में तो मैं बहुत सही गाड़ी चलाऊं, और ये बात एकदम सही है। बाकी लोगों को लेके जब वो चलता है गाड़ी में तो नॉर्मल गाड़ी चलाता है, हम कहते आप बैठे रहते हो तो एक अलग सा उबाल रहता है, गुजार दो गाड़ी ले आके देखेंगे क्या होगा। तो हम कहा हम तो इतना शांति से बैठते तो तुमको कहां से उबाल आता है। बस रहता है। कहता भैया हमारे अटेम्प्ट नहीं बचे, नहीं तो आइए हम भी देते। इतना बढ़िया बताते हो आप। अब जो लोग 8 घंटे क्लास में हैं, उनके पास 2 घंटा यहां बच रहा है। जो लोग 8 घंटे, अभी पहली मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं, दूसरी की क्लास, 2 घंटा यहां और 4 घंटा यहां, 6 घंटा स्पेयर है उनके पास। इस 4 घंटे में अगर वो चाहें तो अपना कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। चलो तुम 12 घंटा मान लो, तुम अपने लिए 12 ले लो, तब भी तो 12 बचा। चलो 10, हम 10 मान के चल रहे हैं। इस 10 घंटे में 8 घंटा तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन एक जगह बैठ के नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? एक टॉपिक उठाओ, एक कोई टॉपिक उठाओ। जैसे तुमने एक टॉपिक उठाया मनसबदारी, इसको पढ़ो, पढ़ लिया, फिर उठ जाओ, फिर मत बैठो। फिर मत बैठो तुम, फिर उठ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर मनन करो, सोचो, कनेक्ट करो, क्यों था यार, अच्छा इसलिए था, ये बैकग्राउंड था। सिर्फ बैठकर ही पढ़ाई नहीं होती है। मनसबदारी, इक्तादारी किस समस्या का समाधान था बताओ? मनसबदारी, इक्तेदारी किस समस्या का समाधान था?
किस चुनौती से निपटने के लिए इन लोगों चीजों को पैदा किया गया था? बताओ, किस चुनौती से निपटने के लिए इक्तेदारी और मनसबदारी को जन्म दिया गया था? अब मनसबदारी नहीं समझा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्यों पैदा हुई थी ये तो जीवन भर याद रखने वाली बात है। मतलब जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनके पास 12 घंटे का समय है। 12 घंटे में 6 घंटा तुम चेयर पर बैठो मैक्सिमम, बाकी घूमो, कंपनी गार्डन चले जाओ, वहां बैठ जाओ, लाइब्रेरी में बैठ जाओ, किसी को पकड़ लो, समझा दो। देखो तुमने कोई चीज 2 टॉपिक तैयार कर लिए तो तुम टारगेट बनाओ कि अभी मुझे इसको किसी को समझाना है। तुम करके तो देखो इस बात को। समझाओगे कब? जब चीज तुम्हें समझ में आ गई। मध्यकाल के राजाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सामंतवाद। भारत कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान देश में जो कृषि है उसका अतिरेक जो है, सरप्लस, वो किसके पास जा रहा है? सामंत के पास। तो जब वो राज्य के पास नहीं जाएगा तो राजा सेना कहां से खड़ी करेगा? राज्य कैसे चलेगा? तो जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है, कृषि अतिरेक, वो जा रहा है सामंत के पास। अब इस सामंत से, ये जो सामंत है, एक तो जमीन पे कब्जा कर रखा है, दूसरे पास इसके पास अपनी सेना है। मध्यकाल के राजाओं की सबसे बड़ी, तो दिल्ली सल्तनत के समय, दिल्ली सल्तनत के समय इस चुनौती से निपटने के लिए सुल्तानों ने इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यह दिल्ली सल्तनत के समय थी सामंतवाद से निपटने का माध्यम। लेकिन 1398 में तैमूर आया, इस देश की सारी राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, फिर ये सामंत हावी हो गए। तो मुगलों ने क्या किया? इस सामंत व्यवस्था से निपटने के लिए मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था को जन्म दिया। ये दोनों व्यवस्थाएं हैं इससे निपटने के लिए। बस ये डायग्राम याद रखो, जीवन में कभी भूलोगे? ये भूलने वाला डायग्राम है। 1000 एडी कोई केंद्रीय सत्ता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर भारत सामंतों के कब्जे में है। सारा कृषि अतिरेक, सारा एग्रीकल्चर सरप्लस ये पिए जा रहे हैं। सेना है इनके पास। अब जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, इल्तुतमिश के पास स्थायी सेना है? नहीं है। बलबन के पास स्थायी सेना है? नहीं है। पहली बार स्थायी सेना किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि सामंतों को पूरी तरह से कब्जा है उसका। इनसे निकाल रहा है अतिरेक, वो मार रहा है इनको। बस हर व्यवस्था का कोई ना कोई उद्देश्य है। स्थायी बंदोबस्त, उसका भी तो उद्देश्य है। हर व्यवस्था जो सरकार बनाती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। तुम पता कर लो क्या उद्देश्य है। तुम रट क्यों रहे हो? आज कन्या विद्याधन योजना है सरकार की, किसी उद्देश्य से ही तो है, नहीं है? रूस लड़ रहा है इतने दिन से, किसकी बदौलत लड़ रहा है? कौन है इस क्लास में जो बताएगा कि किसकी बदौलत लड़ रहा है? देखो कितनी दयनीय स्थिति है तुम्हारी। भारत 1 साल बिना सपोर्ट के लड़ सकता है? 6 महीना नहीं लड़ पाएगा। 6 महीने। पाकिस्तान 15 दिन नहीं लड़ पाएगा। एनर्जी का भंडार है रूस, उससे लेना ही नहीं किसी से। कहां पे है सबसे ज्यादा रिजर्वायर? देखो, नहीं पता किए। आज से 3 महीना पहले तेल वो बेच रहा है लोगों को सस्ते पे इंटरनेशनल मार्केट से। सबका मुंह बंद करवा दिया भारत जैसे देशों का।
सबको एनर्जी की जरूरत है। कहा कितना मिल रहा है इंटरनेशनल की मार्केट में? कहा साहब 100 रुपया लीटर। बोला हमसे लो 40 में। भारत चोब। तो हिंदू ने डायग्राम बना के उसको समझाया उसके एनर्जी रिजर्वायर को कि यहां पे ये है, यहां पे ये है, यहां पे इस चीज का भंडार है, यहां इस चीज का भंडार है। तुमने काटा ही नहीं, तुमने तो काट के रखा ही नहीं।